अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने परिवारों को इस दुखद भरी घटना से उभरने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम और वन मंत्री केदार कश्यप, व्यास कश्यप के खिलाफ मानहानि नोटिस भी जारी किया। आगे दीपक बैज ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जिस तरह से कल अहमदाबाद विमान हादसा हुआ, बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है और इस घटना में पीड़ित परिवार उपचार संवेदना प्रकट करते हैं और साथ ही भगवान उन्हें दुख सहने की शक्ति दे और साथ ही जितने लोग कभी मौतें हुई है तो निश्चित रूप से पूरे देश स्तब्ध है और कहीं न कहीं इस घटना से हम लोग सभी बहुत ही दुखी और हृदय विदारक घटना है। सर, वो नोटिस आपने जारी किया है? बिल्कुल, कल हम लोगों ने अरविंद नेताम जी, केदार कश्यप जी और व्यास कश्यप जी, 3 लोगों को लीगल नोटिस भेजा है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले असत्य, झूठ, भ्रामक रूप से धर्म को लेकर टिप्पणियां की सार्वजनिक रूप से, मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए इस 25 साल की राजनीति में पहली बार हमने देखा कि राजनीतिक से हटकर व्यक्तिगत रूप से इस तरह की टिप्पणियां आई, तो कहीं ना कहीं इससे आहत हुई है और इसलिए मैंने कहा भी कि या फिर आप साक्ष्य प्रस्तुत करें या सार्वजनिक रूप से माफी मांग लें, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने लीगल नोटिस दिया है कि आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सर, ये कांग्रेस में जो जिलाध्यक्ष की नियुक्ति है उस पर विजय शर्मा ने कहा है कि कौन-कौन से अवसर छत्तीसगढ़ के नेताओं से राहुल गांधी जीतेंगे। इसके 2 कारण हैं, एक तो स्थानीय नेतृत्व पे भरोसा नहीं है, दूसरा की पूरी कमान हाथ पर लेना चाहते हैं। विजय शर्मा जी पहले अपनी पार्टी को देख ले, अपनी पार्टी में तो 2 मंत्री नियुक्त कर नहीं पा रहे हैं और अपनी पार्टी में तो अध्यक्ष नाम का चीज तो है ही नहीं। जैसे मुख्यमंत्री रिमोट कंट्रोल, अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल, तो विभाग अपना संभल नहीं रहा है। लगातार पत्रकारों पर हमला रेत माफिया द्वारा किया जा रहा है। अभी परसों राजनांदगांव में गोलियां चली है। आखिर हथियार बंद लोग यहाँ पे रेत माफिया कर रहे हैं और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है और बैठकर कमीशन खा रही है। पहले अपने विभाग देख ले, फिर उसके बाद बात करें। ये जयजयपुर से एक मामला सामने आया है। विधायक है कांग्रेस के बालेश्वर साहू, एक विवाद हुआ था एसी लगाने को लेकर के और उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है और ये बात सामने आ रही कि उन्होंने धमकी दी है गोली चलाने की, लेकिन जिस आदमी ने शिकायत दर्ज कराई है और जो FIR दर्ज हुई है वो भाजपा नेता का दामाद बताया जा रहा है। तो क्या लगता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र या फिर फंसाने की साजिश? देखिए, इस मसले पर अभी तो मुझसे कोई चर्चा नहीं हो पाई है, इसलिए इस मुद्दे को अभी शायद कह पाना मेरे लिए उचित नहीं होगा। पहले जानकारी ले ले, फिर मैं बात करूँगा। विजय शर्मा जीवन के मामले को लेकर कहा है कि 5 साल तक लक्ष्मण बेटे जो मंत्रिमंडल में शामिल थे, भूपेश बघेल के जेब से सबूत नहीं निकल पाए और सरकार दोषियों को सामने लाएगी। जीवन के दोषियों को सामने लाएगी सरकार, ये
देखिए 15 साल तो उनकी सरकार थी और उनकी सरकार में घटना घटी। 11 साल केंद्र में उनकी सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं विजय शर्मा जी से, जो एसआईटी हमारी सरकार में घटित हुई थी, क्या उस एसआईटी की जांच को आगे बढ़ाएंगे क्या? सर, ये 5 डे वर्किंग को लेकर लगातार कर्मचारी संगठन जो है वो विरोध में आ रहे हैं, और लेकिन सरकार शायद अपने उस पर कायम है। देखिए, ये निर्णय अव्यवहारिक है। हमारी कांग्रेस की सरकार में कर्मचारियां लगातार काम के चलते परिवार को समय नहीं दे पाते हैं या कहीं ना कहीं मानसिक दबाव रहता है, इसलिए सैटरडे को हमारी सरकार ने छुट्टियां दी थी। कहीं ना कहीं ये सरकार काम तो कर नहीं पा रही है और कर्मचारियों का छुट्टी भी रद्द करना मैं समझता हूँ तो स्वाभाविक से तकलीफ तो होगा, लेकिन ये सरकार का निर्णय अव्यवहारिक है और कहीं ना कहीं कर्मचारियों में आक्रोश और नाराजगी भी है। इसमें सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। सर, ये मठ मंदिरों के ट्रस्ट के ट्रस्ट के लोग जो है वो महाट्रस्ट बनाने वाले मंदिरों की जमीनों को लेकर उनका कहना है कि उस पर लगातार कब्जे हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की भी तैयारी है। नागा साधु इसमें शामिल होने वाले, तो क्या देख रहे हैं जो हिंदुत्व को लेकर राजनीति बीजेपी लगातार कर रही है, उनके लिए लोग वहाँ पर अब इस पर सवाल उठा रहे हैं मंदिरों पे। भाई, कब्जे कौन कर रहा है? भाई, सबसे बड़ा सवाल है कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा भी तो उनके लोग ही कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर रहे हैं। अगर संगठन, अगर मंदिर ट्रस्ट ने अगर निर्णय लिया है तो सोच समझकर उचित निर्णय लिया होगा। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर पूरे प्रदेश में सब मामले आए, सर कामख्याल तक के मामला पहुंच गया कि वहाँ पर भी गड़बड़ियाँ हुई हैं। देखिए, अभी तो देखिए भारतमाला प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा घोटाला होगा और बड़ा हेरा फेरी हुई है और कहीं ना कहीं सरकार को इसमें क्षति पहुंचा है। लेकिन अभी तक का तो सिर्फ अभनपुर का ही मामला सामने आया है। मैं समझता हूँ अभनपुरी क्यों, कुरुद का भी जांच होना चाहिए। कुरुद से जो आगे गई है हमारी राज्य सीमा तक, वहां तक जांच होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आने के बाद कहीं ना कहीं जांच को लगातार प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जांच बहुत धीमी गति से चल रही है, कछुआ की चाल चल रही है। ये बड़ा मामला है, लगातार उस क्षेत्र के लोग आ रहे हैं और इस मामला को और जांच करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कि अभनपुरी क्यों, कुरुद और हमारे राज्य सीमा तक जांच करना चाहिए, क्योंकि इस भारतमाला प्रोजेक्ट में एक बड़ा गिरोह काम किया है या षड्यंत्र काम किया है। कहीं ना कहीं सीधे सीधे सरकारी पैसे का खुलेआम लूट हुआ है। इसमें गहराई से जांच होनी चाहिए। भाजपा संगठन में बहुत सारे पद खाली हैं, क्या कारण भरे जा रहे हैं? आप देखो, आपस में इतना गुटबाजी है, मंत्रियों का विभाग संभल नहीं रहा है और संगठन चौपट हो चुका है। सत्ता और संगठन में कहीं तालमेल दिख नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गुटबाजी का कारण है, जो कि सरकार और सत्ता दोनों अलग अलग दिशाओं में चलती दिख रही है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है। भैया, तेंदुपत्ता संग्राहकों के जो बच्चे होते हैं जो परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाते हैं, उनको लेकर के एक छात्रों की जो शर्त है उसमें बदलाव किया गया है। पहले 10वीं और 12वीं के लिए 75% अनिवार्य था, अब वो 90% कर दिया गया। इसमें भाजपा नेता भी बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये सरकार की गलत नीति है। तेंदुपत्ता कहाँ तोड़ा जाता है? तेंदुपत्ता तो उन आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, अंदरूनी क्षेत्रों में तेंदुपत्ता तोड़ा जाता है। इस समय तेंदुपत्ता का वैसी जितनी
सरकार की जो आवश्यकता थी उसके अनुसार तोड़े तो नहीं गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो कि वहाँ के गरीब परिवारों को, उनके बच्चों को पढ़ाई में जो छूट थी उसको जानबूझकर ये सरकार लाभ देना नहीं चाहती है, ताकि गरीब परिवार, गरीब आदिवासी परिवार इस लाभ से वंचित रहे। तो इसका मतलब है कि सरकार का नियत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और कहीं न कहीं गलत नीति है और इस नीति का विरोध करना चाहिए। सर, ये स्कूल फिर से खुल रहे हैं 16 जून से, और इस बार बीजेपी ये तैयारी कर रही है कि शाला में उत्सव मनाएगी और बच्चों का स्वागत करेगी। शिक्षा सत्र शुरू हो रही है, लेकिन शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही इस सरकार ने 10,463 स्कूल बंद कर दिया और कहीं न कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, शिक्षा जगत के लिए बड़ा नुकसान है। और जहां अंदरूनी ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी क्षेत्रों में छात्रों के लिए फिर से नई दिक्कतें आने वाली है, शायद सरकार इसका आकलन नहीं कर पाई है। और अगर शिक्षा का जो बोल रहे थे आप, क्या साला उत्सव, अगर साला उत्सव में अगर जा रहे सरकार के जनप्रतिनिधि, मैं समझता हूँ एक बार उनको आकलन करना चाहिए, लेकिन सरकार सिर्फ फॉर्मेलिटी के सिवा कुछ भी नहीं कर रही है। सर, 3 माह का चावल एक साथ देने की बात सरकार कही थी, लेकिन उनके पसीने छूट रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, शायद जून महीने से चावल उत्सव सरकार मनाने जा रही है, लेकिन सरकार ने जितनी भी मशीनें, पॉस मशीनें उपलब्ध कराई है राशन दुकानों को, आप बस्तर, सरगुजा जैसा एरिया तो छोड़ दे, मैदानी एरियाओं में काम नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं घटिया मशीनों की सप्लाई हुई है और मशीन पूरी तरह से बंद है और चावल वितरण प्रभावित हुई है और लगातार हितग्राही भटक रहे हैं, लेकिन सरकार बेसुध पड़ी हुई है। इसलिए ये 3 महीने का चावल एक साथ डंप करने की जो योजना है सरकार की, मैं समझता हूँ पूरी तरह से फेलियर योजना है। भंडारण भी नहीं हो पा रहा है, जिस प्रकार से 3 महीने एक साथ दिया जा रहा है, जल्द खत्म हो जा रहा है, तो परेशान है। तो मैंने कहा कि भाई सवाल ही नहीं, आपके पास चावल ही नहीं है, भंडारण की क्षमता नहीं है, भंडारण कहाँ करेंगे आप, और आपके पास मशीन काम नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सा है हितग्राही तो भटकेंगे।